नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे चुनाव पर संग्राम, 3 महीने और विराम। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर एक बार फिर से असमंजस के बादल मंडराने लगे हैं। थामे सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से इस साल निकाय चुनाव हो पाएंगे, इसकी संभावना लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। और इसके बाद थामे सरकार ने जून 2024 में 3 महीने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। प्रशासकों का यह कार्यकाल सितंबर महीने में पूरा हो रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने अगस्त महीने में एक बार फिर 3 महीने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। वहीं विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है, जबकि सरकार का तर्क है कि वो निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और वहीं राज्य में निकाय चुनाव के बीच केदारनाथ उपचुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। और भाजपा की ओर से बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत 3 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता लेंगे और इसके बाद विधायक से लेकर पदाधिकारी तक घर घर जाकर सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को नए सदस्य नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को दोबारा पार्टी के सदस्य बनना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि एक ओर तो सरकार बार बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाकर निकाय चुनाव को टाल रही है और दूसरी ओर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आखिर बिना चुनाव सदस्यता अभियान का क्या लाभ होगा, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम जानकारी आपको हम दिखाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर चुके हैं और जब भी, क्योंकि मामला विधानसभा की पटल पर पर्वत समिति को सौंपा गया है, आरक्षण को लेकर के और परिसीमन को लेकर के कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ विधायकों के द्वारा उसमें प्रश्न उठाया गया था, इसलिए पर्वत समिति को भेजा गया है और पर्वत समिति से जो भी रिपोर्ट आएगी तत्काल प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है और कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्व की भांति पूरे प्रदेश भर में सभी निकायों पर अपना परचम लहराने वाली है। देखिए, आने वाले निकाय चुनाव हों या केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव हों, उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है। जमीनी स्तर पर जो भी करना है, जो भी प्रमुखों को नरम का है, वो कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। और हम तो लगातार से मांग कर रहे हैं कि समय पे चुनाव चाहिए, लेकिन जो है निकाय चुनाव को लेकर के तो सरकार बार बार ही जो है भाग रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और केदारनाथ के उपचुनाव में जिस तरीके से वहाँ की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से केदारनाथ यात्रा में इस बार अव्यवस्थाएं हुई हैं, जिस तरीके से वहां पर जो है व्यापारियों को संघर्ष करना पड़ा है, वो अपनी किस्तों का भुगतान ही नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर आपदा के इतने दिनों के बाद भी अभी तक मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है, बड़ी जनहानि और धन हानि होने के बावजूद भी वहां की अनदेखी हो रही है। तो इसका खामियाजा निश्चित तौर पर इस चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से और दलों के भांति ही उत्तराखंड क्रांति दल भी आगामी आने वाले जो निकाय चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, पंचायत चुनाव में, उसमें तैयारी करने में लगा हुआ है। हम लोग बूथ स्तर में अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और सभी हमने जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको हमने विभिन्न कार्य जो है वो बांट दिए गए हैं, उनको क्षेत्र बांट दिए गए हैं ताकि वो बहुत ही प्रबल तरीके से एक अच्छे विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएं और एक अच्छा अपना जो परफॉर्मेंस है आने वाले निकाय चुनाव में दें। आज देखिए, जहां तक रही बात चुनाव के देरी होने की, तो देखिए वर्तमान सरकार ये मान के चल रही है कि आज की डेट में उनकी परिस्थितियां जो है जब तक उनके अनुकूल नहीं होंगी,
राजनीतिक रूप से, तब तक वो इस राज्य में निकाय चुनाव नहीं कराने वाले। जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपदाओं में जिस प्रकार वर्तमान सरकार फेल हुई है, आप देखिए किस तरीके से रस्म अदायगी पूरी की गई, आपकी 3 दिन का जो सत्र रखा गया, जिस प्रकार से वहां भी वो सही ढंग से जो सारे के सारे जो प्रस्ताव है पास नहीं करा पाई। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, आप चाहे चारधाम यात्रा का मुद्दा उठा लीजिए, आप चाहे केदारनाथ मंदिर का मुद्दा उठा लीजिए, आप चाहे अभी जो आपदा आ रखी है उसका मुद्दा उठा लीजिए। इन तमाम मुद्दों में कहीं न कहीं पर सरकार घिरी हुई नजर आ रही है और सरकार को लगता है कि निकट भविष्य में जब तक उनको एक अनुकूल परिस्थिति नहीं आ जाएगी, वो इस प्रदेश में चुनाव नहीं कराने वाले, ऐसा हमें प्रतीत होता है। 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचे, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचे और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है, हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है, उनको ढूंढे से भी कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को दोबारा स्वयं सदस्य बनना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी को स्वयं सदस्य बनना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लोग ढूंढने से भी उनके सदस्य नहीं बन रहे हैं, इसलिए वो दोबारा से अपने सदस्य बन रहे हैं। अगर इन्होंने देश के अंदर कोई काम किया होता, प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने नकार दिया, मुख्यमंत्री जी को यहाँ की देश की जनता ने नकार दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस बार 400 पार, 15 दलों के लोगों को मिलाकर उनको सरकार बनाकर अपनी इज्जत बचानी पड़ी। मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा से जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वहां से वहां की जनता ने उनको नकार दिया, तो जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इनको ये जनता ने नकार दिया है, सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये दोबारा स्वयं कार्यकर्ता बन रहे हैं। इनको कार्यकर्ता ढूंढे से भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल, देखिए, हमारा ये संगठन महापर्व है और जो 6 साल में लगभग होता है, उसमें नए सदस्य हमारे बनाए जाते हैं, उसमें जो पुराने सदस्य उनके साथ नए सदस्यों को और भी जोड़ा जाता है। संगठन मजबूती के लिए ये सब सदस्यता अभियान को चलाया जाता है, क्योंकि कोरोना काल में हमारा ये सदस्यता अभियान नहीं चल पाया, इसीलिए अब ये सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। इसमें 2 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको सदस्यता दिलाने का काम करेंगे। 3 तारीख को उत्तराखंड में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उनको सदस्यता दिलाने का काम करेंगे और उसके बाद पूरे देश के अंदर हमारे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सदस्यता लेने का काम करेंगे और नए सदस्यों को हम जोड़ने का इसमें काम करेंगे। संगठन की मजबूती के लिए कार्य किया जाता है। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। कमलेश रमन जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में हैं आशीष नौटियाल साहब, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। थपलाल साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं, और कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। कमलेश जी के साथ में शुरुआत करेंगे। कमलेश जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपको कोई डर नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार निकाय चुनावों की जो तारीख है वो बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने डिबेट इस मुद्दे पर की थी, और जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे नहीं हमें तो कोई डर नहीं है, हम तो चाहते हैं चुनाव हो, और कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी मजबूती, कहते हैं ना, बिल्कुल दावे के साथ कह रहे थे कि हमसे आप कहीं पर भी लिखवा लीजिए कि ये तो चुनाव करा ही नहीं पाएंगे जिस तारीख की बात ये कह रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपके विपक्षी आप क्या करने वाले हैं, इसको लेकर बड़े आश्वस्त हैं। क्यों आखिर बीजेपी ऐसा कर रही है? क्यों चुनावों में इतनी देरी हो रही है? एक बार फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया, मंशा क्या है आपकी? देखिए, अब विपक्ष क्या कह रहा है ये तो विपक्ष ही बताएगा। विपक्ष किस मुद्दे के लिए क्या बात कर रहा है, ये तो विपक्ष की अपनी करनी और गति नहीं मैम, ये मुद्दा किस मुद्दे के लिए, क्या निकाय चुनाव को लेकर बात हो रही है? और निकाय चुनाव में जो विपक्ष कह रहा है सच तो वही दिखाई दे रहा है। जी जी, देखिए, निकाय चुनाव भी होगा, और क्योंकि सरकार की और संगठन की पूरी तैयारी के साथ में चुनाव आयोग को कह दिया गया है, और वो जिस समय भी चुनाव करवाना चाहे, संगठन भी तैयार है चुनाव कराने के लिए। और कुछ क्या हमारे जो वार्डों का जो आरक्षण होना है, जहाँ पर हमारी पर्वत समिति को जो ये गया है अभी, क्योंकि विधानसभा में ये मुद्दा उठा था और वहां पर
इसको लेकर के चर्चा हुई, तो मुझे लगता है कि कहीं तक भी कोई इसमें संशय नहीं है कि चुनाव में कोई देरी होगी और चुनाव बहुत जल्दी होगा आपके सामने, क्योंकि चुनाव आयोग को ये भेज दिया गया है और चुनाव आयोग ही ये तय करेगा डेट की चुनाव कब होना है और कौन सी डेट इसमें तय होगी। क्योंकि इसमें एक चीजें नहीं होती, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, कहाँ पर हमें महिला सीट करनी है, कहाँ पर हमें पिछड़ी मैम करनी ये है, कहाँ इसके पर लिए हमें मैम एससी करनी है। सुनिए कमलेश जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसके लिए पर्याप्त समय चीजें होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आपको कभी बता दिया जाए कि कल आपको चुनाव कराने हैं। कितने सालों से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ रहा है, इसका अंदाजा है आपको? नहीं, देखिए ये तैयारी ये चुनाव आयोग का जवाब है, चुनाव आयोग इस चीज में जवाब देगा, क्योंकि चुनाव आयोग को करवाना है ना चुनाव। तो सरकार तो तैयार है, सरकार कर रही है, संगठन ने अपना काम कर दिया है और बहुत जल्दी चुनाव होंगे। कुछ अड़चने होती है, कुछ टेक्निकल कुछ चीजें होती है जो चुनाव आयोग इस वक्त दुरुस्त करने का काम कर रहा है। क्योंकि अभी हमारे वार्डों का परिसीमन हुआ था, जिसमें कई ऐसे वार्ड थे जो इधर से उधर हो गए थे, उसमें आपत्तियां आई है, उन आपत्तियों का निस्तारण हो रहा है। तमाम वो नगर निगम के अंदर वार्डों को लेकर के कहाँ पर महिला होनी है, कहाँ पे ओबीसी होनी है, कहाँ एससी होनी है, कहाँ महिला होनी है, कहाँ पर कितना एरिया होना है, वार्डों की सारी चीजों को लेकर के इसमें काम होगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नगर पंचायतों के चुनाव भी होंगे और नगर निगम के चुनाव भी होंगे, नगर पालिका के चुनाव भी होंगे। तो इसलिए कोई भी संशय वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे, किस लिए नहीं हो रहे। काम कोई नहीं रुक रहा, काम सारे हो रहे हैं। विकास के तमाम वो कार्य जो होने चाहिए, जो चाहे वार्डों की बात करें, क्या लाइट वार्डों में नहीं लग रही है, क्या रोड नालियां साफ नहीं हो रही है, क्या सफाइयां नहीं हो रही है, क्या तमाम वो चीजें जो नगर तो यानी निगम से चुनाव की संबंधित है, जरूरत नहीं लग रही है आपको? लग रहा है सब कुछ तो हो रहा है, फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? क्यों सरकार का पैसा खर्च कर रहे हैं? क्यों आम जनता का जो कड़ी मेहनत से टैक्स के माध्यम से पैसा आता है वो चुनाव कराकर हम बर्बाद करें? सब कुछ तो हो रहा है, सब आप खुद गिना रही है कि सब कुछ हो रहा है, क्या जरूरत है चुनाव कराने की? देखिए, मैंने इस बात पर ये जवाब दिया है कि क्या कोई कार्यक्रम या कोई विकास कार्य तो नहीं रुक रहे हैं, लेकिन चुनाव होगा, क्योंकि जो जनप्रतिनिधियों का काम होता है वो उनको करना है, ये काम उनका है जनप्रतिनिधियों का। बहुत जल्दी चुनाव होगा, वार्डों का चुनाव भी होगा, जिला पंचायत का चुनाव भी होगा और नगर पालिका का चुनाव भी होगा। इन सारे जो चुनाव की जो मशक्कत है चुनाव आयोग कर रहा है, बहुत जल्दी इसका डेट भी वो फिक्स कर देंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आशीष जी, अब उनको सुन लेते हैं। आशीष जी, अभी कुछ दिनों पहले हमने डिबेट की, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे थे कि मैम चाहे कुछ भी कह लीजिए, ये जो तिथि दे रहे हैं उसके पहले तो ये चुनाव करा ही नहीं सकते। और अब देखिए परिसीमन तो बढ़ ही रहा था, अभी प्रशासकों का कार्यकाल भी बढ़ता जा रहा है। और जो अभी अभी कमलेश जी कह रही है कि सारे काम तो हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है विकास के कार्य में कोई बाधा आ रही है, लेकिन क्या चुनाव जरूरी नहीं है? क्या जो दिक्कतें आ रही हैं आम जनता के सामने, जो दिक्कतें आ रही हैं वो क्या जरूरी नहीं है? और क्या ये चुनाव जरूरी नहीं है जो इसके लिए इतनी देरी होती जा रही है? बीजेपी को फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, बहुत अच्छा बोला कमलेश रमन जी ने। काम तो सारे हो रहे हैं, बढ़िया से काम हो रहे हैं, आईएएस कर दे रहा है। तो उत्तराखंड की सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगा दो, काम चल जाएगा। अगर काम बिना नेता के हो सकता है तो क्यों फालतू के नेताओं को बना रहे हो इधर? उन सबको हटाओ, किनारे लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ, शासन सब प्रशासन सब कर लेगा। ऐसा नहीं होता है कमलेश जी। और दूसरा, आप लोग जो है चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर आ जाते हैं। आप लोग बोलते नहीं चुनाव आयोग करेगा, फिर एक तरफ कहते नहीं चुनाव आयोग नहीं करा तो हम क्या करेंगे। अरे साहब बोलो ना, आप बोलो कि हम भी एक राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस की तरह, हम भी परेशान है कि चुनाव क्यों नहीं हो रहा। चुनाव आयोग को तैयारी करनी चाहिए, चुनाव आयोग को चुनाव करने चाहिए। आप भी हमारी तरह न्यूट्रल हो जाओ, आप भी बोलो जिस प्रकार हम बोलते हैं, आप भी आओ, आंदोलन करो कि क्यों चुनाव नहीं हो रहे, आप भी सवाल करो। पर आप तो ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग के प्रवक्ता होंगे, चुनाव आयोग के प्रवक्ता की तरह जवाब देना। नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा है, काम करने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है। अगर मैं कहूँ, आप कह रहे हैं कि अभी ये भी करना है वो भी करना है, क्या चुनाव आयोग को आज पता लगा कि चुनाव करने? चुनाव आयोग को 5 साल पहले पता होता है कि 5 साल बाद चुनाव करने हैं। चुनाव आयोग चाहे अपने सारे काम कर सकता है, लेकिन जब करने की इच्छा ही नहीं हो, खाना आपके सामने रखा है पर आप उठा के अपने मुंह तक नहीं लाओगे तो गलती हमारी है। आप करना तो पड़ेगा ना। चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का कोई, मुझे तो नहीं लगता चुनाव कराने के अलावा कोई दूसरे काम है। आपने उसको ऐसे क्या काम दे रखे हैं जो चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा पा रहा है? तो कई तरीके की समस्याएं हैं। और समय साफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए अपनी पार्टी के अंदर इतना कूड़ा कचरा जमा कर दिया है, इतने गंदे भ्रष्टाचारी लोगों को अपने यहाँ लेके आ गए हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का अपना ग्राफ नीचे गिरने लगा। आज ही मैं पढ़ रहा था अखबार में, अभी दिखाऊंगा आपको, बात दिखा रहा हूँ आपको। अभी आज ही अखबार में आ रखा है, सल्ट में इनके एक मंडल अध्यक्ष ने जो है एक लड़की के साथ
बलात्कार कर दिया, बताएंगे सर, अच्छा हो रहा है ये? हर जगह जहां कुछ गलत होगा वहां भाजपा का नेता क्यों मिल जाता है? ऐसा क्या कारण है? और जबकि इतने कानून हैं, आप देखिए, आग आग लगी हुई है देश के अंदर इस बात को लेकर, पर ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये ताकत दे कौन रहा है? कैसे कर लेते हैं? इतनी हिम्मत कैसे कर दे रहे हैं? क्या कानून नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर, डर खत्म हो गया? बस यही कि हमारे ऊपर तो, हम तो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, हम जो मर्जी चाहे कर लें, जिस मर्जी महिलाओं को छेड़ लें, कुछ भी हरकत कर सकते हैं। सर ठीक है, देखिए, ठीक है। देखिए, निकाय एक चुनाव महिला, पर हम रहते हैं, आप ठीक है, अब आप कानून व्यवस्था के चलते उनको घेर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस तरीके की फिलहाल अरे अभी ये जनाब, आप मुद्दे हम देंगे इस पर आपको चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज मैं पढ़ रहा था जो, वो बड़ा बुरा लगता है इस चीज को देख के कि एक पद में बैठे हुए तो लोग और जेल एक नहीं गए आपकी वो? जैसी गरिमामयी मुकदमा दर्ज पार्टी नहीं हुआ जिसको उनके आप ऊपर? बोलते हैं, उस पार्टी के अंदर ये, अच्छा आप एक बात बताएं, अच्छा उसने किया तो हम भी करेंगे, ऐसा ऐसा मानना है आप लोगों का? नहीं, उसने समाजवादी पार्टी का था, नहीं उस कांग्रेस का था, तो हम तो उसके भी उस्ताद हैं, ऐसा करेंगे आप? अरे शर्म आनी चाहिए। इसे बचाव मत करो, गलत को गलत मानो। ये बचाव करने की बात नहीं है। नहीं, एक समय था जब उसने वहां किया था तो हमने आज कर दिया, अच्छा करा। ठीक है। जिसने किया गलत किया, और जो कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। गलत को कभी सही बोलने का प्रयास या उस पर चादर डालने का प्रयास मत करो कि उसको ढकने की कोशिश कर रहे हो। गलत हमेशा गलत होता है, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव ने में अपनी बात पार्टी करेंगे तो को ज्यादा बड़ी अच्छा पार्टी ठीक है। बनाने के लिए ऐसे ऐसे ठीक है। लोगों को पार्टी के अंदर ले आई है सर जिनका देखिए, देखिए, मानसिक, देखिए, अब वो एक अलग मुद्दा है। मैं ये नहीं कह रही आप उस पर नहीं बोल सकते वो सही है या गलत है, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। वो पार्टी में कैसे लोगों को ले आई मैटर नहीं कर, निकाय चुनाव पर चर्चा करें थोड़ा। अगर उस पर आप रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। वरिष्ठ नेता हैं थपलियाल साहब हमारे साथ में, यूकेडी के। बहुत स्वागत पीछे थपलियाल साहब आपका भी। थपलियाल साहब, ये क्या चल रहा है? निकाय चुनाव पर संकट के बादल एक बार फिर से मंडराने लगे हैं, क्योंकि एक बार कार्यकाल फिर से बढ़ गया। होंगे चुनाव? देखो, हम बार बार बोलते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा अभाग्य राज्य है कि जिसको इस समय ऐसा कमजोर नेतृत्व मिला है कि जो हर जगह से फेल नजर आ रहा है। राज्य की व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, और खुद उनका सांसद कह रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। खुद सांसद कह रहा है, महिला सुरक्षा के ऊपर आगाह कर रहा है सांसद। रेत बजरी जो हरिद्वार में खनन हो रहा है उसके ऊपर आगाह कर रहा है इन्हीं का सांसद, कोई कांग्रेस वगैरह का नहीं। अब बात आती है कि 3 दिनी अधिवेशन हुआ गैरसैंण में, और उस समय सरकार कितनी खोखली है, कितनी कमजोर है, सारे लोगों ने खुली आंखों से देखा जब उसी के विधायक ने इनको कटघरे में खड़ा कर दिया सरकार को। क्योंकि ये जिस तरह से नगर पालिका का इन्होंने पारित किया, बिना फटाफट किस तरह से अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल पढ़ रहे हैं, और किस तरह से जो विधानसभा अध्यक्ष पास किया नगर पालिका अध्यक्ष। लेकिन किस तरह से नगर निगम का जब पारित करने जा रहे थे वो, तो एक इन्हीं के विधायक ने पूंछ पकड़ दी। अंदर घुस गया था वो हो गया था, लेकिन पूंछ ऐसे पकड़ी कि आज तक ये कमजोर सरकार नहीं समझ पाई है कि हम क्या करें। कितनी बेशरम, कितना मतलब नंगापन है कि नगर पालिका का तो पारित हो गया विधानसभा में ध्वनि मत से, और नगर निगम का रह गया। और नगर निगम की जो सवाल इनके विधायक ने खड़े किए वो वास्तव में उत्तराखंड के लिए बहुत गंभीर है। जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो ओबीसी वर्ग है उत्तर प्रदेश का, वो यहाँ आकर वो हमारा हक छीन रहा है, तो ये सवाल, इसका जवाब उनके पास नहीं था। उसी विधायक ने इवन हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर को भी लाजवाब जवाब नहीं दे पाया जब उसको बोला कि इतनी आग लगी थी, लेकिन ये बताओ कि आग की सुरक्षा के लिए कितनी चौड़ी पट्टी होनी चाहिए थी, तो वो भी बगले झांकने लग गया था। इसी तरह इनका सांसद भी दिल्ली में मंत्री पद पर है, और किस तरह से वो भी बगले झांक रहा था, क्या बोल रहा था, उसकी भी जग हंसाई पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में, और पूरे उत्तराखंड में हुई। छिछालेधारी के एक सांसद मंत्री बना हुआ है उत्तराखंड का, जो इंटेलेक्चुअल स्टेट मानी जाती है, और उसका मंत्री वहां जवाब नहीं दे पा रहा है। उसी तरह से हमारे विधानसभा में जब ये, मैं माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुमने क्या रख दिया हमारे ऊपर। सच में अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि ये ना भी हो फिर भी चलेगा उत्तराखंड, वास्तव में सही बोल रही थी। नहीं भी होंगे तो भी चलेगा उत्तराखंड, ये तो बोझ बन चुके हैं हमारे लिए।
इनका जो लुटेरापन, जो इनका बेईमानी, जो इनका भ्रष्टाचार जनता खुली आंखों से देख रही है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी आपदा बन के आ गई है। और चुनाव इनके फूटे से बाहर हो रहे हैं। किस तरह से पूरे आप हरियाणा के अन्य राज्यों के साथ इन्होंने नहीं कर पाए ये केदारनाथ का चुनाव। देखिए आप, इनकी जो रणनीति है, जो इनका कार्यशैली है, जो इनकी विजन है, वो बिल्कुल जीरो है, राज्य के हित में नहीं है। और आज भी जिस तरह से राजधानी का मुद्दा तय नहीं कर पा रहे, तो आज सारे लोग गैरसैंण में पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के, और इनको झकझोरने के लिए कि भाई 24 साल हो गए तुम्हारे 2-2 इंजन 3-3 इंजन की बात करते हो, लेकिन तुम्हारा काम धरती पर कुछ नहीं है। और ओनली आप जो सवाल अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाया कि किस तरह से इनके ही नेता हर दुष्कर्म में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे अंकिता हो चाहे आज का कांड हो, ये तमाम सवाल हमारे लिए चिंता का विषय पैदा कर रहे हैं कि कैसे लफंडरों को इन्होंने पार्टी में, अभी दुगड्डा में इनका वो हो रहा था सदस्य अभियान, जूतम पत्रम सबने देखा, आपस में ऐसे भिड़ रहे हैं कि ये नोच रहे हैं, ये चूहे हो चुके हैं इस उत्तराखंड के, जिन्होंने इस उत्तराखंड को नोच लिया है। नोच मतलब ये स्केल्टन रह गया है। पूरा जनता 22 सादतों के बाद मिला हुआ राज्य आज चौराहे पे खड़ा होकर विवश है इनके नंगा नाच देखने के लिए। बहुत दुख होता है हमें कि ऐसा नेतृत्व आज हमारे पास है और दिया गया है दिल्ली के मठाधीशों द्वारा, जो केवल और केवल उनके लिए काम करते हैं जिनके लिए जनता कहीं नहीं है। इसीलिए जनता जाए ठेंगे में क्यों कराने हमें नगर निगम नगर पालिका के चुनाव, इसलिए इनके बूते से बाहर है। कहने के लिए कह रहे हैं, सब अधिकारी नहीं कर पा रहे, लेकिन हाई कोर्ट तक ने इनको कहा कि भाई चुनाव कराओ। बिल्कुल, कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी, और कोर्ट के जो आदेश थे उस पर भी कांग्रेस कह रही थी कि देखिए कोर्ट ने भी कह दिया, लेकिन हमें तो पता है कि तभी भी नहीं करा पाएंगे। तो बड़ी बात तो ये है ना कि एक तरफ कोर्ट दखलंदाजी कर रहा है, कोर्ट की ओर से बयान आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उन पर भी पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पा रही है सरकार। ठीक है, इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। चलो लौटते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं निकाय चुनावों को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत सर आपका अभी के न्यूज इंडिया पर। कुलदीप जी, मुझे लगता है ठीक तरीके से याद नहीं, लेकिन आप उस डिबेट में थे और यही बात निकलकर सामने आ रही थी कि हाईकोर्ट ने भी डेट दे दी है और विपक्षी कह रहे थे कि जो बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस तारीख से पहले हम चुनाव करा देंगे, बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। और अब देखिए फिर से 3 महीने के लिए ऐसा लग रहा है कि जो अंतराल है वो बढ़ चुका है। आखिर समस्या क्या है? एक तरफ सरकार कहती है कि भाई ये तो हमारा काम ही नहीं है, चुनाव आयोग कराएगा, तो ये आखिर कहाँ फंस रहा है ये सब कुछ? क्योंकि चुनाव न होने से नुकसान हो रहा है। गरिमा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि समस्या कहाँ है, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि के चैनल को काफ़ी बहुत बड़ा एक उसकी व्यूअरशिप है, काफ़ी उसको लोग देखते हैं, क्योंकि जब हम डिबेट में बैठे होते हैं तो और जिन विषयों पर चर्चा होती है तो लोग हमसे बाद में बताते हैं, दर्शक भी हमसे बताते हैं, क्योंकि हम पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैंने देखा है कि कई बार डिबेट में कुछ राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बहुत ही अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक सेंसरशिप होनी चाहिए। राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं, ठीक है, एक सेंसरशिप होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब समाज से जुड़े हुए हैं और हमें भी लौट करके इसी समाज में जाना है। ठीक, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया थोड़ा आप भी इन शब्दों की तरफ ध्यान दिया कीजिए और जब भी कुछ होता है तो जरूर टोकिए, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें रही तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह की डिबेट्स में मुझे बैठना होगा कि नहीं बैठना होगा। ठीक, दूसरी बात, अब मुद्दे की बात करते हैं। आपने कहा कि समस्या कहाँ आ रही है। देखिए, इस पूरे प्रकरण के समस्या के 2 कारण हैं। एक है राजनीतिक पहलू है और दूसरा है तकनीकी पहलू जो प्रशासनिक है। ठीक है, राजनीतिक पहलू यह है कि लोकसभा चुनाव
के बाद से ये लगातार नजर आ रहा था कि उत्तराखंड में राज्य सरकार को लेकर के शायद जनता में उतना विश्वास नहीं दिख रहा था, और लोकसभा चुनाव में हुए मतदान में वो अंतर उभर करके आया। उसके बाद जो 2 उपचुनाव हुए, चाहे बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव हो या रुड़की के मंगलौर उप विधानसभा चुनाव हुआ जो है, ठीक है, इन दोनों सीटों के जो परिणाम निकल करके आए वे भी बताते हैं कि इससे थोड़ा सा भाजपा असहज है, सत्ताधारी दल असहज है इससे, ठीक है। दूसरी बात, अब आते हैं हम तकनीकी पहलुओं पे। तकनीकी पहलू ये है कि एक तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में जो देरी हुई, ठीक है ना, क्योंकि चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, लेकिन वो एकमात्र बॉडी है, उसके पास कोई संसाधन नहीं होते हैं, वो राज्य सरकार के संसाधनों से ही ये चुनाव संपन्न करवाते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा केंद्रीय चुनाव आयोग भी जो इस प्रकार से चुनाव करता है, चाहे लोकसभा के हो या विधानसभा के हो, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में जो देरी हुई, एक बड़ा पहलू ये रहा। दूसरा, एक बड़ी तकनीकी खामी ये भी निकल करके आई कि जब नगर निकायों का कार्यकाल पूर्ण हो रहा था, तो उससे पहले जो चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग को जो तैयारी कर लेनी चाहिए थी, ठीक है, चाहे वार्ड के विस्तार को लेकर के हो, वार्ड के परिसीमन को लेकर के हो, वार्ड में आरक्षण को लेकर के हो, कि है ना, इन तमाम सारी चीज़ों की तैयारी चुनाव से नगर निकायों के कार्यकाल के पूर्ण होने के 6 महीने पहले राज्य निर्वाचन आयोग को कर लेनी चाहिए थी। लेकिन ये एक बड़ी समस्या रही कि राज्य निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं इसमें असफल दिखाई दिया, ठीक है। और उसके बाद ये मामले कोर्ट में चले गए। जब ये मामले कोर्ट में चले गए तो चीज़ें, फिर बहुत सारी चीज़ें राज्य सरकार के हाथ से निकल गई, ठीक है। आज भले ही सत्ता पक्ष जो भी बातें कहे, लेकिन चूंकि बड़ी जिम्मेदारी उसी की बनती है, इसलिए उंगलियां उसकी तरफ ज़्यादा खड़ी हो रही हैं। विपक्ष के लिए एक अच्छा अवसर ये मिल गया है कि उसके लिए समय भी मिल गया है और आरोप लगाने के लिए मुद्दा भी मिल गया है, ठीक है। ये तो चुनाव के मैदान में ही पता चलेगा कि किस में कितना दम है, ठीक है। हालांकि उपचुनाव के बाद से उत्तराखंड में कांग्रेस का थोड़ा सा टेम्पो हाई है, उनका जज्बा बड़ा है, ठीक है। लेकिन वो ये भी भूल रहे हैं कि भाजपा 5 लोकसभा चुनाव सीटें जीत चुकी है, ठीक है ना, और केंद्र में तीसरी बार लगातार उसकी सरकार बनी है, तो राज्य में भी दूसरी बार उसकी सरकार है। तो ये दोनों अपने अपनी जगहों पर राजनीतिक रूप से तो सक्षम हैं, लेकिन जो मुद्दा है अब वो तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहा है। आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि अगर ये कार्यकाल 30 अगर नहीं बढ़ाया जाता तो शायद तकनीकी रूप से आयोग भी अभी सक्षम नहीं था कि वो अगले 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में चुनाव करवा लेता है ना। क्योंकि जो विधानसभा की सत्र के दौरान हमने जो विषय देखे, आरक्षण को लेकर के जो बातें देखी, और विषय जो है पूरा प्रवर समिति के पास चला गया, ठीक है ना। तो अब ये विषय वैधानिक होने के साथ साथ थोड़ा राजनीतिक रूप से भी गंभीर हो गया है। और एक बड़ा कारण ये भी निकल करके आ रहा है कि वर्षा ऋतु में मानसून के दौरान जिस प्रकार से शहरों में, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, हल्द्वानी हो, रुड़की हो, रुद्रपुर हो, दमसिंह नगर हो, मैक्सिमम शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज की बड़ी समस्या निकल करके आई, जल भराव की एक बड़ी समस्या निकल करके आई। तो कहीं ना कहीं और इनकी जिम्मेदारी नगर निकायों की होती है, तो नगर निकायों को लेकर के एक नाराजगी लोगों के मन में है। तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को भी लगता है कि इस समय अगर चुनाव होंगे तो शायद वो इससे भी बच रही है ना, इसका भी खतरा उसको नजर आ रहा है एक तौर पे। लेकिन तकनीकी रूप से इस समय जो चीज़ें हुई हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि सरकार के हाथ भी बंद से गए हैं, ठीक है ना। चीज़ें इतनी उलझ गई हैं, अब जब तक ये आरक्षण का मुद्दा और प्रवर समिति से चीज़ें बाहर नहीं आ पाती हैं तब तक ये चुनाव संभव हो पाएगा, इस पर थोड़ा संदेह है। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर देखिए वही चीज निकलकर सामने आ रही है कि अभी चुनाव नहीं हो पाएगा, और जो बीजेपी कह रही है कि नहीं हम तो कराएंगे, बीजेपी कह रही है हमें चुनाव से डर भी नहीं लगता, तो ये कैसा डर है जो नजर तो आता जा रहा है, लेकिन
वही है ना कि आप कह रहे हो कि हम चुनाव कराएंगे तो कब कराएंगे? कमलेश जी के पास एक बार फिर से आते। कमलेश जी, बीजेपी के लिए कुछ बातें बड़ी अच्छी भी कही जाती हैं कि बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है, उसे चुनावों से डर नहीं लगता। एक चुनाव खत्म होता है, वो दूसरे चुनाव की तैयारियां पहले से शुरू कर देते हैं। लेकिन इस चुनाव को लेकर आपको पता है कि आप ही के विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि भाई ये डर रहे हैं, इनको पता है इन्होंने इस तरह क्षेत्रीय स्थलों पर कार्य नहीं किया है, सफाई की व्यवस्था से जनता परेशान है, और ये शहरों की सरकार बनने का चुनाव होता है, इसलिए इनको डर है कि यहाँ पर कोई राष्ट्रीय मुद्दा चलने नहीं वाला है और हार का सामना इनको करना पड़ेगा। यही वजह है कि ये चुनाव नहीं करा रहे। क्या फर्क नहीं पड़ता आपको, आपके ऊपर लग रहे इस आरोप पर? अगर विपक्षी लगा रहे हैं, आपके हिसाब से ये आरोप ही होगा? देखिए गरिमा जी, विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष को खुद ही नहीं पता वो क्या कहना चाहता है और आगे क्या करना चाहता है। अभी जिस तरीके से मैं देख रही थी, क्योंकि कुलदीप राणा जी ने बहुत अच्छी चीजें उसमें बोली, क्योंकि मैं बोलना चाह रही थी उसपे कि इनके बाद जब मेरा टर्न आएगा तो मैं जरूर बोलूंगी। यूकेडी के प्रवक्ता जी ने भी और कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी और कुलदीप राणा जी ने बहुत अच्छी चीजें उसमें बोल दी, जो मैं बोलना चाह रही थी कि जब आप डिबेट में बैठ करके वाकई शब्दों की मर्यादा ही नहीं रख पाते हैं, आप यही नहीं देख पाते हैं कि आप प्रतिनिधियों के लिए क्या बोल रहे हैं और अपने प्रदेश के लिए क्या बोल रहे हैं। शायद यही शब्दावली है इनकी जो क्षेत्रीय दल को बिल्कुल दरकिनार कर दिया प्रदेश की जनता ने। और यही आपको नहीं किया जर्सी गाय बोलता है। थपलियाल साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? थपलियाल साहब, आपके पास आएंगे तब बोलिएगा ना थोड़ा सा। आप वरिष्ठ हैं, प्लीज इस तरीके की बात मत कीजिए। थपलियाल साहब, जर्सी गाय इनका प्रधानमंत्री बोलता है। थपलियाल साहब, ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे भी है, प्रधानमंत्री आपके भी। थपलियाल साहब प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी देखिए, अभी कुलदीप जी ने बात कही है ना कि अगर डिबेट में बैठ रहे हैं तो कम से कम कुछ चीजों का तो ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, थपलियाल साहब प्लीज शांत हो जाइए। कमलेश जी को बोलने दीजिए, थपलियाल साहब को म्यूट कर दीजिए। बोलिए कमलेश जी, आप बोले जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हमने ये वचन तुम्हारे नेताओं से सीखा। थपलियाल साहब, आप वरिष्ठ हैं, कम से कम आप तो मर्यादा का ध्यान रखिए। आपने जिनका पक्ष कर रहे हैं इस वक्त। थपलियाल साहब, ठीक है, कमलेश जी मुद्दे पर आइए कृपया करके। आप सभी लोग सम्माननीय लोग हैं, तो उस चीज का आप लोग भी ध्यान रखिए ना। मेरा मुद्दा चुनाव का है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये दोनों पार्टियां जानेंगी अपनी मर्यादा में है या नहीं है। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया चुनाव का, अभी जैसे कुलदीप जी ने कहा, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि कुछ ऐसी अड़चने हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए, मैं आपसे बार सवाल कर रही हूँ, कुलदीप जी ने भी यही कहा था कि क्योंकि आप सत्ता में, इसलिए आपसे जवाबदेही आपकी और उंगलियां ज्यादा उठेंगी, क्योंकि आप सत्ता में है, इसलिए मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ, मैं नहीं पूछ रही कांग्रेस से। करवाने हैं, लेकिन विपक्ष के इस तरह के निराधार बातों सुनने के लिए थोड़ी ना। ठीक है, विपक्ष को हमने रोका, आशीष जी भी बोल रहे थे, मैंने उनसे कहा कि आप डिबेट के मुद्दे पर रहिए, अभी हम नहीं चर्चा कर रहे रेप पर या किसी भी चीज पर, मैंने उनको रोका था। लेकिन अगर आप भी जनरलाइज बातें करके पल्ला झाड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। आपसे तो मैं फैक्ट पर बात कर रही हूँ, तब आप जनरलाइज बातें कर रहे हो, आप विपक्षों को बाकी चीजों को लेकर घेर रहे हो। अरे आप अपना जवाब दीजिए कि आखिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों डर रही बीजेपी? मैंने कोई सवाल तो ऐसा नहीं किया ना। चुनाव से नहीं डर रही है, तमाम कार्यकर्ता बीजेपी का चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है, मैदान में तैयार है, बूथ कमेटियां हमारी तैयार है, तमाम चीजें हमारी तैयार है। अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, हम लोग पूरी तरीके से तैयार है और चुनाव मैदान में जाएंगे। चुनाव आयोग को सरकार ने रख दिया प्रस्ताव कि आप चुनाव जब मर्जी करा सकते हैं, आप तिथि निकाल सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या नैतिकता आपकी नहीं बनती, क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि आप कम से कम इस चुनाव को लेकर आगे काम बढ़ाएं? बयानबाजियां तो हो रही हैं, कोर्ट को दखल अंदाजी करनी पड़ रही है, आप सत्ता में डबल इंजन की सरकार की आप बातें करते हो, उस हिसाब से आपका फर्ज नहीं बनता जनता के प्रति? बनता है हमारे जनता के प्रति, जनता के बीच में काम हो रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं, जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर परेशानी तो केवल राजनीतिक दलों को है। अरे चुनाव में खाली राजनीतिक दल ये एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते क्या आपको ये बयान देना शोभा दे रहा है कमलेश जी? तो चुनाव में जाएगी कि नहीं चुनाव की महत्वता ही आप खत्म कर रही हैं। चुनाव लड़ने करके ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है,
कुलदीप जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे। कुलदीप जी, अभी आपने ही कहा, देखिए कि प्रवक्ताओं को सोचना चाहिए, राजनीतिक दलों के प्रवक्ता ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस या यूकेडी बोलते हैं, ये बीजेपी वाले भी उसी तरीके के बयानबाजी करते हैं। बस ये है ना कि मुद्दा उनके हिसाब का होना चाहिए। अब कमलेश जी को बाकी लोगों के बयानों से दिक्कत तो है, लेकिन खुद भी जनरलाइज जवाब ही देना है। बस विपक्षियों को विरोधियों के तौर पर देखना है, तो वो उसी ढर्रे पर चलना है। अब कमलेश जी के इस बयान को आप किस तरीके से ले रहे हैं कि सब काम तो हो रहे हैं, कौन सा काम रुक गया? जब सब कुछ हो रहा है तो सर चुनाव खत्म कर दीजिए ना, लोकतंत्र खत्म कर दीजिए। गरिमा जी 1 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ। क्या चुनाव में केवल ये 2 पार्टियां जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जाएगी। जितनी जल्दी इन्हें उठनी तभी हमें भी तो होगी। हमारे पर वो लोग भी तो नजर नहीं आ रही तैयारियां कर ना, रहे हैं। पर वो नजर नहीं आ रही। मैंने तो पहले भी कहा आप सत्ता में हैं, आपसे मैं पहले सवाल पूछूंगी, आपसे सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस के पूछे नाते जाएंगे। की बात नजर कुलदीप जी आई ने भी आपको। कहा था, पर बीजेपी कभी नहीं कहती। अभी आशीष जी ने चाहे जो बातें कही हो, बाकी बाद में वो मुद्दे से भटक गए, इधर उधर की बातें करने लग गए, लेकिन सबसे पहले उन्होंने यही कहा ना कि हमारी तरह न्यूट्रल हो जाइए। आप चुनाव आयोग पर सब कुछ थोप रहे हो तो कहने लग जाओ ना आप भी कि भाई चुनाव क्यों नहीं हो रहे। पर बीजेपी के तो एक कह दिया प्रवक्ता को हम गरिमा ये जी, कहते नहीं और हमने सुना। चुनाव आयोग के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया है। करवाइए, जो भी डेट होगी उसके लिए हम तैयार हैं। चलिए, ठीक है। संगठन तैयार है, सरकार ठीक है, तैयार ठीक है। है। चुनाव आयोग का इंतजार है कि चुनाव आयोग हमें कब आदेश करता है, हम हाँ, सब ठीक है। चुनाव मैदान में जाते हैं। ठीक है, ठीक है। आप कुलदीप जी के पास चलते हैं। कुलदीप जी, अभी सुन रहे हैं आप, मतलब ये चुनाव को लेकर कमलेश जी का कहना कि सब कुछ तो हो रहा है, क्या दिक्कत है? सिर्फ राजनीतिक दलों को दिक्कत है। क्या कांग्रेस का ये सवाल उठाना कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे गलत है? देखिए, विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं वो उतने ही जरूरी हैं जितना विपक्ष के अपने धर्म को पालन करना जरूरी है। ठीक है, और विपक्ष के द्वारा उठाए गए एक एक सवाल अपनी जगह पर सही है। ठीक, दूसरा, अभी आपने पूछा कि सत्ताधारी दल, देखिए मैंने किसी व्यक्ति का ना तो व्यक्ति का और ना ही किसी दल का नाम लिया। मैंने कहा राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को हमें ये सोचना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि एक बड़ी समस्या ये भी निकल करके आ रही है कि हमारे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता डिबेट में आने से पहले होमवर्क नहीं कर रहे हैं, और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को हो रहा है, उन्हीं के राजनीतिक दलों को हो रहा है। ठीक, मैं कई डिबेट्स में बैठता हूँ, कई बार नौटियाल जी होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, कई बार इनके पार्टी से भी अन्य प्रवक्ता होते हैं, कई बार कमलेश रमन जी होती हैं, कई बार आप नहीं होते हैं, कई और प्रवक्ता भी होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यूकेडी से कभी थपलियाल जी होते हैं, कई बार अन्य लोग भी बैठते हैं, कभी रावत जी बैठते हैं, कभी भट्ट जी बैठते हैं। ठीक, अगर हम अपने विषय को लेकर के अगर हमारे पास जानकारियां पुख्ता नहीं होंगी तो जो बात हम कहेंगे उसमें विश्वास नहीं झलकेगा, और जब विश्वास नहीं झलकेगा तो इसका जो नुकसान होगा व्यक्तिगत रूप से हमें तो होगा ही, क्योंकि एक पॉलिटिशियन के रूप में हमारी परिपक्वता तो कटघरे में आएगी। साथ में जिस राजनीतिक दल के हम प्रवक्ता हैं वो राजनीतिक दल की छवि भी इससे प्रभावित होती है, क्योंकि प्रवक्ता कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के सबसे बड़े चेहरे होते हैं। वो उनकी पार्टी की जुबान होते हैं वो, ठीक है ना, जो अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं, अपने पार्टी के विषय में बात कहते हैं, अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बात कहते हैं। तो राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को चाहिए कि वो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा तैयारी करें। ठीक है ना, और ये एक अच्छा अवसर भी होता है कि जब हम इस तरह की डिबेट्स में आते हैं तो इससे हमारी क्षमताएँ भी और कार्य दक्षताएँ भी बढ़ती हैं, इससे हमारी परिपक्वता भी बढ़ती है। लोग हमें देखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जानते हैं, समझते हैं, एक पहचान भी जाती है। इसलिए राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को चाहिए कि वो थोड़ा सा विषयों को लेकर के अध्ययन करें, लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि वो अध्ययन से थोड़ा सा दूर रहते हैं। ठीक, रही बात इस समय का जो चुनाव है, ये चुनाव दिन प्रतिदिन इसका मुद्दा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि उसका कारण ये है कि इतने लंबे अंतराल तक कभी चुनाव टला नहीं है ना। नवंबर के अंत में नगर निकाय का कार्यकाल पूर्ण हो गया था। दिसंबर के प्रथम दिवस से ही दिसंबर माह के प्रशासक सरकार ने बैठा दिए थे नगर निकायों के ऊपर। ठीक, अब दिसंबर से लेकर के और ये अगस्त आज पूर्ण हो रहा है, तो यानी कि आप लगाइए कि 9 महीने हो गए हैं। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा अंतराल इसमें निकल गया है। हालांकि हम ये भी देख रहे थे कि लोकसभा का चुनाव भी था, और लोकसभा चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में थोड़ा सा मैंने जैसे पहले भी बताया कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और कर्मचारी वही होते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी राज्य के कर्मचारियों को, इन्हीं कर्मचारियों को, इन्हीं पुलिस बल को, इन्हीं अधिकारियों को वो चुनाव संपन्न कराना होता है, और निकाय के चुनाव में भी इन्हीं कर्मचारियों को ये चुनाव संपन्न कराना होता है। तो वो एक विषय रहता ही रहता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद का जो समय है, ठीक,
अब ये यहाँ बात अलग है कि यहाँ पे उत्तराखंड में जो आपदा की स्थितियाँ रही हैं मानसून के दौरान, वो एक बड़ा कारण बनता गया है। लेकिन ये तो वो कारण थे जो दिखाई दे रहे हैं कि हाँ वाजिब कारण थे कि भाई ठीक है, चुनाव के लोकसभा चुनाव के साथ नहीं हो सकते थे, या मानसून के दौरान जो चीज़ें हो रही हैं उसके ये नहीं हो सकती, चुनाव नहीं हो सकते थे। लेकिन ये सारे कारण छोटे इसलिए पड़ गए क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो तकनीकी चीज़ें हैं उसमें ये कमियां निकल करके आती रहीं, कमियां उभर करके आती रहीं, ठीक है ना। चाहे वो नगर निकायों में वार्ड का परिसीमन को लेकर के हो, वो सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन वहाँ भी कमी निकल कर उभर करके आई। चाहे आरक्षण को लेकर के बात हुई हो, वो एक बड़ी कमी निकल करके आई। तो राजनीति में अक्सर ये चीज़ें जल्दी सामने आती हैं और यही चीज़ें मुद्दा भी बनती हैं। विपक्ष बिल्कुल सही कर रहा है, वो अपने उसमें सही है क्योंकि वो उन मुद्दों को उठा रहा है जो तकनीकी रूप से मजबूत हैं, ठीक है। और ये इस समय सत्ताधारी दल के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि वो उन तकनीकी मुद्दों के पक्ष में, उस प्लेटफार्म पर वो कमज़ोर है, ठीक। और यही कारण है कि ये सारी चीज़ें इस समय निकल करके आ रही हैं, ये परिस्थितियाँ उभर गई हैं। बिल्कुल। तो हो सकता है कि क्या पता आज के बाद जो है भविष्य में जब हो स्थितियाँ तो इस तरह की ना बने, ठीक है। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती भी है और बड़ा सबक भी है सत्ता के लिए, तो ये समझना होगा। और इस तरीके से ये नाराजगी तो अभी उभर के आ ही रही है, जनता के बीच में भी उभर के आ रही है ये नाराजगी। नहीं सर, मैसेज क्या जा रहा है? आपको लग रहा है कि ठीक मैसेज जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि पहले भी मैंने ये बात बताई कि मॉनसून की वजह से शहरों में जल भराव है, ठीक है, जल भराव है, नालियों में दिक्कतें हैं, लोगों को घर जाने में प्रॉब्लम हो रही है, सारी सड़कें जलों से पानी से भरी हुई रहती हैं, नालियां टूटी हुई हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, ठीक है। बहुत सारी सड़कें पीडब्ल्यूडी के हिस्से में होंगी, लेकिन बहुत सारी सड़कें नगर निगम के हिस्से में होती हैं, नालियां सड़क नगर निगम के हिस्से में होती है। और गरिमा, यहाँ तो एक बड़ी समस्या क्या है खासकर देहरादून के उसमें, मुझे बीच में यहाँ पता चला जब मैं इस बारे में थोड़ा सा और जानकारी जुटा रहा था कि यहाँ तो सड़कों के साथ साथ कुछ नालियाँ पीडब्ल्यूडी के पास हैं, कुछ नालियाँ सिंचाई विभाग के पास हैं, कुछ नालियाँ नगर निगम के पास हैं, कुछ नालियाँ एमडीडीए के पास हैं, ठीक है। अब वो एक बड़ा कारण ये है कि ड्रेनेज को लेकर के कोई एक इक्वल मास्टर प्लान नहीं बन पाता। किसी विभाग के पास बजट होगा तो दूसरे विभाग के पास नहीं है, तो वहीं तक जितना उसका एरिया है वहीं तक नाली बनती है, उसके बाद काम ठप हो जाता है। और नुकसान क्या होता है कि बारिश आई और शहरों में जल भराव, ठीक है। जनता तो सरकार की तरफ देखेगी ना, ये व्यवस्थित करना तो सरकार का काम है, जनता सरकार की तरफ देखेगी। यही चीज इस समय हो रही है, ठीक है ना। और देहरादून में खासकर स्मार्ट सिटी की वजह से और छिछर इधर हुई है, ठीक है, ठीक है। आप कांग्रेस की राय जान लेते। देखिए आशीष जी हमारे साथ में। आशीष जी प्लीज़ मुद्दे पर ही रहिएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए निकाय चुनाव को लेकर आपकी बात उठाई जा रही है, आपकी ओर से, कांग्रेस की ओर से, विपक्षों की ओर से जो मुद्दा उठाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, आप जनता के मुद्दे उठाइए, विपक्ष का काम यही होता है। लेकिन बड़ी बात ये कि ये जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को करना चाहिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है, तो ये बात विपक्षी क्यों नहीं समझ रहे? वो सीधे तौर पर सारे सवाल सरकार से ही क्यों कर रहे हैं? इसमें भी कोई दो राय नहीं कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का ही काम है। तो क्या आप भी सरकार को सिर्फ इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि कहते ना कि वो विपक्ष और सत्ता पक्ष में चलता है? देखिए गरिमा जी, आखिर चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर आ कौन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। उनका पक्ष रखने को खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं चुनाव आयोग। आप ये नहीं बोलते कि नहीं हम भी चाहते हैं चुनाव हो, आप चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं? अगर आप सेल टैक्स टाइम पे ना जमा करें तो पेनल्टी है, इनकम टैक्स ना करे तो पेनल्टी, बिजली पानी के बिल ना करे तो पेनल्टी, और यहाँ चुनाव आप 1 साल लटका दें कोई पेनल्टी नहीं। मतलब जनता का कोई बोलने वाला नहीं है। पार्षद कौन होता है? पार्षद जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। पार्षद एक मोहल्ले का व्यक्ति होता है जिसके पास अप्रोच बड़ी आसान होती है। छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, कहीं कुत्ता मर गया, कहीं कुछ जानवर मरा हुआ, कहीं कुछ हो गया, नाली चौक, वो तुरंत पार्षद को फोन करते हैं पार्षद खुद, क्योंकि वो उनसे घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। 1 साल तक जनता 1 साल से परेशान है, आप चुनाव नहीं करा पा रहे हैं आखिर। लेकिन चुनाव कराएं भी कैसे? क्योंकि सदस्य अभियान तो अभी भी शुरू हुआ आपका। अब आप सदस्य बनाएंगे, आपको लगेगा कि हमारे फेवर में कहाँ के लोग हैं कि नहीं है, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये तो पूरा अपना प्रोटोकॉल देखकर काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब सहूलियत होगी, जहां सहूलियत होगी वैसे ही काम कराएंगे। और अगर पक्षधर हैं
तो चलो चुनाव आयोग बात करते हैं, क्यों नहीं कर रहे? आप साथ चलें भाई, चुनाव आयोग में आप भी साथ जाएं, आप क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या दिक्कत है? आप 5 साल से कहाँ सोए थे? देखिए, सरकार के ऊपर हर चीज का दायित्व होता है। आज मान लो कोई भी घटना हो जाती है, दुर्घटना होती है, तो सरकार से ही जवाब मांगा जाता है कैसे हो गई। ऐसा थोड़ी होता कि नहीं वो तो हो गई, वो तो बस वाले ने मार दिया था, वहां तो पुल गिर गया, वो तो ठेकेदार ने बनाया था, ये हो गया। सारी बातें का जवाब सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि सरकार राज्य की संरक्षक के तौर पर काम करती है। राज्य के अंदर ये नहीं बोला जाता कि कांग्रेस का आदमी था तो या बीजेपी का आदमी था या किसी और का था, जिसका भी आदमी था वो सरकार उसकी संरक्षक है। सरकार को उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, सरकार को हर कुछ देखना पड़ता है। तो निश्चित ही अभी हमें जो लगता है, और हम पहले से कहते हुए आए हैं, और अभी भी हमने कुछ दिन पहले भी डिबेट थी तो हमने कहा था सरकार की मंशा है ही नहीं चुनाव कराने की। जब जो रिपोर्ट परवर समिति देगी, वो कब विधानसभा सत्र फिर बैठेगा, कब रिपोर्ट आएगी, तो इसको देख के हम लोग तो पहले ही समझ चुके थे कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की है ही नहीं। ठीक है। देखिए, चुनाव एक बना हुआ है, जब एक नियम बना हुआ है, नेता भी होते हैं, चुनाव भी होते हैं, होने चाहिए। ठीक है, प्रशासक काम कर रहा है, आप वही करता रहे, फिर छोड़ दो, नगर निगम का चुनाव कराना ही बंद कर दो। प्रशासक बढ़िया काम कर तो रहा है, क्यों कराने? लेकिन अपनी सुविधा ना देखो, जनता की सुविधा देखो। और अगर आप भी निष्पक्ष हैं तो चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के मत आया करो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होकर बात करो। और आप भी सरकार से कितना ठीक है कमलेश जी अभी थपलियाल साहब को सुन लेते हैं। वहीं जाना चाहिए आपको ये नहीं है कि हमें क्या करना है, करनी है आपको। थपलियाल साहब ठीक है, कमलेश जी हो गया, आशीष जी प्लीज, आशीष जी और कमलेश जी प्लीज शांत हो जाइए। थपलियाल साहब के पास जाएंगे। थपलियाल साहब, आप देखिए यूकेडी के नेता हैं और सबसे बड़ी बात है कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस पार्टी है। आशीष जी ठीक है आशीष जी ठीक है, हो गया। आप थपलियाल साहब को सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी है, अभी दोनों आपस में इस चीज को लेकर कह रहे हैं, लेकिन आपसे मैं अब कांग्रेस जो विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल, उनके लिहाज से जो एक कदम उठाया जा रहा है, आपको ठीक लग रहा है? कांग्रेस बिल्कुल ठीक कर रही है? चुनाव आयोग का क्या कोई रोल नहीं है? सीधे तौर पर बीजेपी को दोष देना कांग्रेस का आपको ठीक लग रहा है? अरे विसिल ब्लोवर सरकार है, सरकार अगर नहीं बोलेगी तो आज चुनाव आयोग की हिम्मत। आप देख रहे हो कि किस तरह से कश्मीर में चुनाव कराए जा रहे हैं, किस तरह से महाराष्ट्र को छोड़ दिया, किस तरह हरियाणा में कराए जा रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा हमें? आज की तारीख में पूरा चुनाव आयोग, हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार है, उसके इशारों में काम करती है। कौन, ये सब जानते हैं। अगर आज की तारीख में हम सबने विधानसभा में अगर हम इस तरीके के सवाल उठाएंगे तो देखिए विपक्षी तो फिर इस तरीके की सारी जितनी एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग पर अभी आप सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद ईडी सीबीआई, ये तो विपक्षी कांग्रेस भी करते हैं। तो ये अगर हम करने लग जाएंगे तो कैसे विश्वास बनेगा और कैसे देश चलेगा? देखिए, मतलब क्यों डिले हो रही, फिर क्या नया वो चुनाव आयोग बोल रहा है? जब आप सरकार के लिए ऑर्डर दिया है हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट ने सरकार का काम है चुनाव कराना। आज डिले हो रही है तो झूठू सरकार। अगर आपने विधानसभा में उस चीज को, कोई बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं यहाँ पे विद्वान, ये जवाब नहीं दे रहे कि एक विधानसभा में नगर पालिका का पारित हो जाता है, नगर निगम का रुक जाता है, और वही रुकना इनके लिए गले की हड्डी बन गई। इसका जवाब देगा कोई? हमें जब हम देख रहे हैं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेता को रेपिस्ट जी बोलेंगे, मर्यादित वर्ड, और जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं इनको भ्रष्टाचार जी, मैं हम ये बोलेंगे जिस तरह से इस समय फॉरेस्ट मिनिस्टर गाली दे रहा है हरीश रावत को, क्या हमें नहीं दिखाई दे रहा है किस तरह का वो इंसान बोल रहा है? जिस तरह से प्रधानमंत्री जर्सी गाय बोलता है सोनिया गांधी जी को, हमें नहीं दिखाई देता किस तरह? थपलियाल साहब, आप प्लीज, आप डिबेट में बैठे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप प्रधानमंत्री पर हम चर्चा थोड़ी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के बयानों पर हम चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है थपलियाल साहब, देखिए प्लीज मुद्दे पर रहेंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगी, वरना ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो निकाय चुनाव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और एक बार फिर से 3 महीने के लिए ऐसा लग रहा है कि चुनाव आगे बढ़ गए हैं। अब देखना होगा कि जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में चुनाव को लेकर रार ठन गई है, वो भला कब शांत होगी। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।